हाय स्टूडेंट्स, आइए हम लोग पॉलिटेक्निक में साइंस में पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे, है ना। पहला टॉपिक सदिश और अदिश राशियां, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए हम समझ लेते हैं सदिश राशियां और अदिश राशियां होती क्या है। आप जानते हैं सदिश राशियां, देखिए नाम में है दिशा भी, सदिश यानी दिशा के साथ। तो वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है वे होती हैं सदिश राशियां। और वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशियां होती हैं। ठीक है, फिर से एक बार बोलिए, साथ में याद रहेगा। सदिश राशियां क्या है? वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां होती हैं। और वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती, दिशा की नहीं, वो होती है अदिश राशियां। अब आइए देखते हैं सदिश राशि की ट्रिक, है ना। तो सदिश राशि में कौन सा होता है? असंभवी वेपत्व। क्या करेंगे? असंभवी वेपत्व। इस तरीके से हम समझ लीजिए, असंभवी वेपत्व यानी आ से हो जाएगा आवेग, सम से संवेग, भा से भार, वी से विस्थापन और विद्युत क्षेत्र समझ लीजिए, वे से हो जाएगा वेग, ब से बल और त्व से त्वरण हो गया। ठीक, असंभवी वेपत्व, ये याद रखिए सदिश राशियां। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं अदिश राशियां। अदिश राशि की ट्रिक, तो अदिश राशि को याद करने की ट्रिक जो है, इसमें सभी प्रकार की अदिश राशियां आ जाएंगी। ये याद रखिए, उसका दाल, उसका दाल, ठीक है, उसका दाल दूर घने क्षेत्र, दूर घने क्षेत्र एमपीएससी से आता है। कहां से आता है? एमपीएससी से आता है। फिर से बोलिए, उसका दाल दूर घने क्षेत्र एमपीएससी से आता है। इसमें सभी प्रकार की राशियां आ जाएंगी, सभी राशियां आ जाएंगी। तो देखिए, ऊ से हो जाएगा, ऊ से उष्मा, ऊर्जा और ऊंचाई। ठीक, ऊ से क्या मिल जाएगा? उष्मा, ऊर्जा और ऊंचाई। सा से समय, का से कार्य, दा से हो जाएगा, दा से दाब, ला से लंबाई, दू से देखिए दूरी हो गई, घने यानी घनत्व तो हो गया, और क्षेत्रफल से क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल, क्षेत्र से क्षेत्रफल हो गया हमारा। क्षेत्रफल भी क्या है? अदिश राशि है। इसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होगी, है ना। कितना खेत है आपके पास? इतना वर्ग स्क्वायर, है ना। किस दिशा में है कोई मतलब नहीं है, तो केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, क्षेत्रफल। और यम से मास यानी द्रव्यमान, पी से हो जाएगा पोटेंशियल, पी से पोटेंशियल यानी विभव, और यस से स्पीड, स्पीड यानी चाल, सी से करंट, करंट यानी विद्युत धारा। अब से इसमें साइलेंट है, आ से आयतन, ता से ताप। ठीक, ये हो गया हमारा सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखिए। इसके बाद अब देखते हैं सदिश राशियों को। देखिए सदिश राशि को कैसे व्यक्त करते हैं, इसको समझिए। जैसे वेक्टर ए है ना, तो ये वेक्टर ए, ये तीर की लंबाई जो होती है ये इसके परिमाण को बताती है, और तीर का निशान जो होता है ये दिशा बताता है। लंबाई जितनी ज्यादा है इसका मतलब परिमाण उतने ज्यादा है, और ये तीर का निशान क्या व्यक्त करता है? किस दिशा में है। ठीक, ये वेक्टर प्रदर्शित करने का तरीका हो गया, है ना। अब वेक्टर कितने प्रकार होते हैं? कई प्रकार होते हैं। हमारे हमको याद जो रखना है उसको हम बता रहे हैं, शून्य सदिश और एकांक सदिश। ठीक है, तो शून्य सदिश क्या होता है? वे सदिश जिसके परिमाण शून्य सदिश शून्य होता है, वे सदिश जिनका परिमाण शून्य होता है, शून्य सदिश होते केवल दिशा होती है। ठीक है, और एकांक सदिश, एकांक सदिश वे सदिश होते हैं जिनका परिमाण एक होता है ना। तो एकांक सदिश को देखिए इस तरीके से प्रकट करते हैं, जैसे ए एकांक सदिश है तो ए पर हम कैप लगाएंगे। ठीक, एकांक सदिश क्या हो गया? ए कैप, और ये ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपान मान वेक्टर ए, है ना। तो देखिए यहां वेक्टर ए का मतलब क्या हुआ? परिमाण और दिशा दोनों है, और यहाँ परिमाण से हम भाग दे दिए तो परिमाण तो बराबर ही होगा, क्योंकि ए का जो परिमाण होगा वही मॉड ए का भी होगा। परिमाण कैंसिल हो गया, क्या मिल गया? दिशा। जब कटेगा बराबर बराबर संख्या कटती तो एक होता है, तो इसका मान कितना होगा? एक। तो एकांक सदिश को क्या कैसे वर्णित करेंगे? वेक्टर ए अपान वेक्टर ए, वेक्टर ए अपान मान वेक्टर ए। जैसे बी का एकांक सदिश निकालना है तो क्या होगा? वेक्टर बी अपान मान वेक्टर मान बी। ठीक, ये हो गया एकांक सदिश और शून्य सदिश। ठीक, अब समझते हैं सदिशों का योग। सदिशों को देखिए कैसे जोड़ते हैं। एक सदिश ए समझ लीजिए ये है, और दूसरा ये बी हो गया आपका। ठीक है,
तो इन सदिशों का योग कैसे करेंगे समझिए। क्या करते हैं, ये रूल आपको याद रखना है। पहला वेक्टर परिमाण और दिशा में जैसे है वैसे खींच देते हैं। अब दूसरे वेक्टर को क्या करते हैं, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को रख करके, पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल को रख करके दूसरे वेक्टर के परिमाण और दिशा में खींच देते हैं। ठीक है, ये हो गया। पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल को रखिए इसी परिमाण और दिशा में, यानी इसी दिशा में ऐसे खींच देना है। ये हो गया, ठीक, बी हो गया। और मान लीजिए, चलिए तो ये हो गया, और फिर इसी प्रकार से खींचते जाएंगे। यदि कोई वेक्टर और है, देखिए मान लीजिए सी है, इसी में सी को भी जोड़ना है, क्या करेंगे, अब दूसरे में सी को जोड़ेंगे, यानी बी में सी को जोड़ेंगे, है ना। तो इस बी वेक्टर के हेड से सी वेक्टर के टेल को रख करके उसी परिमाण और दिशा में खींच दीजिए। ये हो गया। और भी जोड़ना है, लो एक डी और जोड़ लो। कैसे जोड़ेंगे इसको, सी वेक्टर से अब जोड़ेंगे, तो सी वेक्टर के हेड पर रख करके इसके टेल को, है ना, डी के टेल को यहां रखिए उसी के परिमाण दिशा में, इस दिशा में ऐसे। ये हो गया, ठीक है। फिर ऐसे जोड़ते जाइए, एक या दो या तीन चार पांच चाहे जैसे हो, आपको एक दो तीन जो भी मिलेगा। तो फिर क्या करेंगे, पहले वेक्टर के टेल और अंतिम वेक्टर के हेड को मिला दीजिए। पहले वेक्टर के टेल और अंतिम वेक्टर के हेड को मिला दीजिए, यही इसका परिणामी होगा। यानी r बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, यदि हमको c और d को जोड़ना, चलिए c और d को जोड़ करके दिखाइए। तो क्या करेंगे, देखिए c प्लस डी खींचना है हमको, है ना, r बराबर c प्लस डी दिखाना है। तो पहले c खींच लीजिए वैसे परिमाण और दिशा में, ये c हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, उसी के परिमाण और दिशा में ये d को खींच लीजिए, ये d हो गया। ठीक है, पहले वेक्टर के टेल अंतिम वेक्टर के हेड को मिला दीजिए, ये परिणामी परिमाण हो गया। तो इस प्रकार से योग करते हैं वेक्टरों का। अब वेक्टर के योग के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टरों का वियोजन। क्या, वेक्टरों का वियोजन। अब देखिए वेक्टर को कैसे वियोजित करेंगे। ये कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ठीक। अब इस ए वेक्टर को ऐसे दो घटकों में वियोजित करेंगे जिनका परिणामी परिमाण इस दिए हुए वेक्टर के बराबर हो। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया वेक्टरों का वियोजन। कैसे करेंगे, दिए हुए वेक्टर को ऐसे दो घटकों में वियोजित किया जाए जिनका परिणामी परिमाण इसी दिए हुए वेक्टर के बराबर हो, तो ये वेक्टरों का वियोजन होता है। अब वेक्टर वियोजित करते हैं तो दो वेक्टर मिलते हैं, दो घटक मिलते हैं, और एक क्षैतिज घटक होता है, एक ऊर्ध्वाधर घटक होता है। तो दो नियम हम एक साथ समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा आपको। तो ये हो गया मान लीजिए वेक्टरों का वियोजन। अभी हमने अधूरा बताया है, अभी फिर से इसको बताएंगे। पहले समझ लीजिए समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है कि यदि किन्हीं दो वेक्टर है ना, एक वेक्टर हम यहाँ ऐसे ए मान ले रहे हैं, दूसरा वेक्टर बी, यदि किन्हीं दो वेक्टरों को समांतर चतुर्भुज की, कैसी, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। संलग्न भुजा मतलब लगी हुई भुजा। ये एक वेक्टर ए हो गया, एक बी, प्रदर्शित कर सके तो इनका परिणामी परिमाण जो होगा, देखिए संलग्न भुजा हो गई ना, ये बी समांतर भुजा, समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समांतर चतुर्भुज। मतलब बी के परिमाण और वही दिशा है, ए का परिमाण और दिशा वही है, मतलब ये समांतर भी है समान भी है, तो ये समांतर चतुर्भुज बन गया ना। तो ये वेक्टर बी है तो ये कितना होगा, ये भी होगा, और ये वेक्टर ए है तो ये कितना होगा, ये भी वेक्टर ए होगा, क्योंकि परिमाण भी वही है दिशा भी वही है। तो ये बन गया समांतर चतुर्भुज। अब किन्हीं दो वेक्टरों को हमने समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा के रूप में कर दिया, तो इन दोनों वेक्टरों का परिणामी परिमाण जो होता है वो इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से प्रदर्शित होता है। किससे प्रदर्शित होता है, विकर्ण से, यानी इसका जो विकर्ण होगा यही इसका परिणामी परिमाण होगा। समझ गए। तो अब देखिए ये याद हो गया, फिर से समझिए। किन्हीं दो वेक्टरों को यदि समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं यानी लगी हुई भुजाओं के रूप में प्रदर्शित किया जा सके तो इन दोनों वेक्टरों का परिणामी परिमाण समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से प्रदर्शित होता है। विकर्ण ही इसका परिणामी परिमाण होता है। ठीक, चलिए यही रूल लगा करके हम अभी फिर यहां हम आएंगे। यही रूल, कौन सा रूल, देखिए इन दोनों वेक्टरों का परिणामी परिमाण कौन है, ये
यही रूल लगाएंगे हम यहाँ पे। कैसे? देखिए, वेक्टर ए को वियोजित करना है तो ऐसे दो घटकों में वियोजित करेंगे जिनका परिणामी परिमाण इस दिए हुए वेक्टर के बराबर हो। मतलब इस दिए हुए वेक्टर को ऐसे बनाना है कि ये समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बन जाए। क्या बन जाए? समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बन जाए। तो बनाइए समांतर चतुर्भुज का विकर्ण। कैसे बनेगा? ये देखिए, इसी वेक्टर को, तो ये दो घटक हम बना रहे, एक घटक ये क्षैतिज वाला हो गया, एक ऊर्ध्वाधर वाला, ये मान लीजिए। ठीक है, ऐसे यदि हमने समांतर चतुर्भुज बना दिया तो ये देखिए, जो ये है वही इतना है, ये परिमाण दिशा, ये भी परिमाण दिशा, समांतर चतुर्भुज बन गया। तो अब इन दोनों वेक्टरों का परिणामी परिमाण किसके बराबर होगा? इस ए के बराबर होगा कि नहीं? अभी हमने उल्टा बताया था, किसी दिए हुए वेक्टर को ऐसे दो घटकों में वियोजित करें, किसी दिए हुए वेक्टर को ऐसे दो घटकों में वियोजित करें जिनका परिणामी परिमाण इस दिए हुए वेक्टर के बराबर हो, इस दिए हुए वेक्टर के बराबर हो। तो अब यहाँ से ये वेक्टर परिणामी परिमाण कब होता है? जब ये समांतर चतुर्भुज हो तो ये परिणामी परिमाण होता है। परिणामी परिमाण हो गया, ये बन गया समांतर चतुर्भुज। ठीक, चलिए, बहुत ज्यादा समझना नहीं है, बस आप जो समझना है, जो याद रखना है उसको समझ लीजिए। देखिए, अब यदि दिया हुआ वेक्टर इसको वियोजित कर रहे हैं, जिस घटक के साथ कोण बनेगा ना उसको क्या कहते हैं? देखिए, ये आधार बनेगा तो ये क्या बनेगा? कर्ण, और ये लंब है ना। तो ये आधार जिसके साथ बनेगा उसको क्षैतिज घटक कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षैतिज घटक। क्या कहेंगे? क्षैतिज घटक। और जिसके साथ कोण नहीं बना हुआ है, लंबवत घटक होगा, ये हो गया ए वाई, है ना। ये हो गया लंबवत घटक या ऊर्ध्वाधर घटक। क्या कहेंगे? लंबवत घटक या ऊर्ध्वाधर घटक कह लीजिए। ठीक, ये हो गया। तो क्षैतिज घटक का मान निकालिए। इसमें कैसे निकालेंगे? इस त्रिभुज में साइन थीटा लगाइए या कास थीटा। कास थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। आधार माने ए एक्स, कर्ण कितना मिल गया? एक। तो ए एक्स बराबर क्या मिल गया? परिमाण ए कॉस थीटा। ठीक, और यदि लंबवत घटक निकालना, देखिए क्षैतिज घटक मिल गया कास थीटा में, याद रखिए क्षैतिज घटक कास में, और लंबवत घटक कैसे निकालेंगे? साइन थीटा ले लेंगे। साइन बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना होगा? ये लंब हो गया, है ना। लंब क्या है? ए वाई। तो लंब बटे कर्ण, कर्ण यानी ए, तो ए वाई बराबर हो गया ए साइन थीटा। ठीक, ये मिल गया हमारा लंबवत घटक, ये मिल गया क्षैतिज घटक। ठीक, तो ये याद रखिए। अब यहां से देखिए, ये याद रखिए, इस पर सवाल आएगा, किसी को वियोजित करना है या क्षैतिज घटक का लगाना। जिसे मान लीजिए कहा जाए कि किसी पिंड पर 3 न्यूटन का बल लग रहा है ना, 3 न्यूटन का बल। अब ये बताइए, बल सदिश राशि या दिश राशि? अभी हमने बताया असंभवी बेवत्व बल यानी क्या है? सदिश राशि। तो 3 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है, तो 30 अंश के कोण पर लग रहा है। इसका क्षैतिज घटक कितना होगा? क्या निकालना? क्षैतिज घटक। तो क्या होगा क्षैतिज घटक? ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा। ए का मान 3 न्यूटन, कॉस थीटा का मान 30 अंश रख दीजिए, बस आ गया। 3 गुणे कॉस 30 का मान कितना? 3/2, ये 3√3/2, बस ऐसे ही लगाना है। और लंबवत घटक ये हो गया क्षैतिज घटक ए एक्स, है ना। ऊर्ध्वाधर घटक निकालना, साइन थीटा लगा दीजिए, हो जाए। ठीक, बस ऐसे ही होता है, ऐसे ही छोटे छोटे सवाल बनेंगे। अब यहाँ देखिए, समांतर चतुर्भुज में आपको कुछ फार्मूला मिलेगा। क्या मिलेगा? देखिए, इसका निगमन करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा, और निगमन करने का कोई फायदा भी नहीं है ना। तो क्या करेंगे? देखिए, इसको यहां से मिला दीजिए। तो ये देखिए, ये बी है, ये वाला घटक आपका बी है। ठीक, तो यदि मान लीजिए इन दोनों वेक्टरों ए और बी के बीच का कोण थीटा है, और परिणामी वेक्टर ये एल्फा कोण बना रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा बी। देखिए, ये वाला, इस घटक का मान कितना होगा? यदि हम ये मान ले थीटा है तो, ठीक, ये थीटा है तो ये वाला घटक कितना होगा? बी कॉस थीटा। और ये लंबवत वाला क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। ठीक, अब देखिए, हमको यहाँ r बराबर ये फार्मूला याद रखना है। फार्मूला हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए और बी दो वेक्टर है ना, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या है? ए और बी के बीच का कोण है। ये पहला फार्मूला हो गया। अब दूसरा, यदि परिणामी वेक्टर दिए हुए वेक्टर के साथ कोण पूछा जाए, यानी एल्फा का मान, तो यहां से tan एल्फा बराबर क्या होगा?
tan अल्फा बराबर देखिए लंब बटे आधार, लंब कितना है b sin थीटा और नीचे आधार कितना हो जाएगा, इधर आधार इतना पूरा बनेगा ना a प्लस बी cos थीटा, a प्लस बी cos थीटा, ये दो फार्मूले हो गए, ये पूरा चैप्टर खत्म, इतने आपको पढ़ना है। ठीक, क्या याद रखिए फिर से एक बार सुन लीजिए, क्षैतिज घटक क्या होगा, क्षैतिज घटक जो होगा वो काश में होगा, क्यों, काश बराबर आधार बटे कर्ण, आधार यानी क्षैतिज, ठीक है, तो क्षैतिज घटक काश में होगा, और लंबवत घटक साइन बराबर लंब बटे कर्ण, है ना, लंब होता है यानी लंबवत घटक साइन में आएगा, ये साइन थीटा, ये याद रखिए, वियोजित करना है तो दो घटक होते हैं, क्षैतिज घटक लंबवत घटक। और इसके बाद समांतर चतुर्भुज से ये याद रखना आपको, r बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां a b दो वेक्टर हैं और इनके बीच का कोण थीटा है, और यदि परिणामी वेक्टर दिए हुए वेक्टर के साथ अल्फा कोण बना रहा है तो ये हो जाएगा b sin थीटा अपान a प्लस b cos थीटा। ठीक, चलिए अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल हम साल वाला सवाल लगाइए, क्या कह रहा है कि दो बलों P तथा Q का परिणामी P है ना, दो बल P और Q है, मतलब इसमें देखिए दिया है क्या, A बराबर P दिया हुआ है और B बराबर Q, है ना, दो बल P Q का परिणामी भी P है यानी R बराबर भी P है, और ठीक है इतना है। अब कह रहे हैं कि यदि P दो गुना कर दिया जाए, P को दो गुना कर दिया जाए तो परिणामी Q के साथ कितनी डिग्री का कोण बनेगा, तो Q के साथ कितनी डिग्री का कोण बनेगा ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लगा लीजिए R बराबर, अभी हमने बताया ना, आर स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, R का मान देखिए P है, परिणामी भी P ही है, और यहाँ a यानी पहला वेक्टर भी P है, दूसरा वेक्टर Q है 2pq cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ देखिए p स्क्वायर कर गया, तो यहाँ मिला कितना, q स्क्वायर बराबर 2pq cos थीटा इक्वल टू 0, यहाँ से q कॉमन लीजिए, q प्लस 2p cos थीटा बराबर 0, है ना, तो q बराबर 0 और q प्लस 2p cos थीटा बराबर 0, ये मिल गया हमारा। ठीक है, ये मिला। अब देखिए हमको करना क्या है, करना ये है कि इसमें कह रहे हैं P को दो गुना कर दिया जाए, P को दो गुना कर दिया जाए तो परिणामी Q के साथ कितने अंश का कोण बनाएगा, है ना, तो दो गुना कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा, अच्छा एक मिनट ये बना लीजिए थोड़ा सा, ये P Q है ना, तो ऐसे ही था, परिणामी ये बनेगा R, परिणामी ये बन जाएगा R, परिणामी R कितना कोण बनाएगा दिए हुए Q के साथ, यानी अल्फा निकालना है, अल्फा निकालना है, P को दो गुना कर देना है, यानी P दो गुना हो गया है, ठीक है, ये पहले कंडीशन मिल गया, तो यहाँ से हमारा होगा क्या, tan अल्फा बराबर, देखिए यहाँ से क्या मिलता था 2p, ऊपर क्या लिखते थे 2p sin थीटा बटे क्या आया था q प्लस 2p cos थीटा, यही मिला था ना। तो अब यहां से देखिए q प्लस 2p cos थीटा का मान ये मिल गया है 0, तो यहाँ हो जाएगा tan अल्फा बराबर 2p sin थीटा बटे 0, अल्फा बराबर देखिए कितना आएगा 2p sin थीटा बटे 0, तो कुछ बटे 0 तो ये हो गया इनफाइनाइट, यानी tan अल्फा बराबर, tan कितने का मान इनफाइनाइट होता है π/2, यानी अल्फा बराबर आ गया π/2। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा सवाल लगाइए, इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि इसमें जो है ये 12 न्यूटन और 5 न्यूटन के बलों के बीच का कोण अल्फा है और परिणामी वेक्टर 13 है, तो अल्फा का मान बताइए, तो लगाइए, देखिए पहला वेक्टर a बराबर, डायरेक्ट अब लगाना सीख लीजिए, 12 बराबर ये हो गया 12 a का मान, और b हो गया कितना 5 है, और बीच का कोण अल्फा हमको निकालना है, परिणामी r बराबर 13 कह रहे हैं, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट उत्तर निकालिए, आर स्क्वायर तो आगे हो गया 13 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग धन 2 गुणे 12 गुणे 5 cos अल्फा, है ना, तो ये देखिए कितना बन जाता है, ये होता है 13 ना, 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर वर्ग 13 होता है, तो यहाँ 13 स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो ये मिल जाएगा 0 बराबर कितना 2 गुणे जो भी है 2 गुणे 12 गुणे 5 cos अल्फा, तो ये cos अल्फा बराबर क्या आएगा 0 बटे
इधर जाएगा कुछ, 0/कुछ हो तो उसका मान कितना होता है 0। ठीक है, तो cos एल्फा बराबर 0/कुछ 0, यानी एल्फा बराबर क्या हो जाएगा, cos कितने का मान 0 होता है, cos π/2 का मान 0 होता है ना। तो यहाँ से अल्फा बराबर आ गया π/2। ठीक, इसी प्रकार से होते हैं। चलिए हम एक दो सवाल यहाँ दे रहे हैं, इसको लगाइए और लगाइए, इसका आंसर कमेंट में उत्तर दीजिए।